दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। आज 9 PM के मंच पर एक विशेष व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हैं। ऐसे व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हैं जिनको न केवल घरोंडा विधानसभा बल्कि पूरा करनाल जिला बड़े ही इज्जत और मान से देखता है। राजनीति में ये घरोंडा विधानसभा में वर्ष 1999 में पूरी तरह से सक्रिय हो गए थे। वर्ष 2000 में आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर इन्होंने चुनाव लड़ा। वो चुनाव ऐसा था कि तमाम दलों की नींद इन्होंने उड़ा दी थी। हालांकि जीत से चूक गए थे, मेहनत नहीं छोड़ी। उसके बाद 2005 में ये एक बार फिर चुनावी समर में उतरे और सभी दलों की नींद हराम कर दी। हालांकि अपने आप को उस वक्त जीता हुआ मानते थे, लेकिन निराशा हाथ लगी। पराजित का इन्होंने सामना करना पड़ा। उसके बाद दल बदल लिया। आज़ाद से फिर ये चले गए भारतीय जनता पार्टी में और चुनाव लड़ा वर्ष 2009 में। जो पिछले 2 प्लान में इन्होंने पाया था वो सब कुछ इन्होंने इस चुनाव में गवा दिया। पूरी तरह से खाली हो गए। हालांकि मेहनत लगातार जारी रही, गांव-गांव में इनका संपर्क जारी रहा। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि वर्ष 2014 में इन्होंने न जाने क्यों घरोंडा विधानसभा को पूर्णतः अलविदा बोल दिया, टाटा बाय बाय कर दिया और न जाने कौन सी दुनिया में खो गए। उसके बाद इनका घरोंडा विधानसभा से किसी भी प्रकार का कोई संपर्क नहीं रहा। अब अचानक एक बार फिर ये घरोंडा की राजनीति में कूद पड़े हैं। जयपाल शर्मा, बिल्कुल सही सुना आपने कि जयपाल शर्मा, जिसको जनता ने भरपूर लाड प्यार दुलार दिया था, अपना वोट दिया था और इस इलाके का लोकप्रिय नेता बना दिया था, वो घरोंडा विधानसभा से वर्ष 2014 में आखिर क्यों गायब हो गए। हम इनसे आज बड़ा तीखा सवाल पूछेंगे। आज 2022 में इन्हें घरोंडा विधानसभा की जनता की याद कैसे आई, तो सीधा चलते हैं जयपाल शर्मा के पास। शर्मा जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एकदम से घरोंडा की विधानसभा में दोबारा से आप पदार्पण कर रहे हो। एकदम से अचानक से छोड़ दिया था, टाटा बाय बाय अलविदा सब कुछ बोल दिया था, क्या कारण थे? आज हम जानना चाहेंगे आपसे। ना मैंने 2014 में घरोंडा को छोड़ा था, ना ही टाटा अलविदा बाय बाय कहा था। 2014 में मैं बीजेपी के टिकट के तौर पर एक सशक्त उम्मीदवार था और मुझे विश्वास दिलाया गया था उस वक्त के जो रामविलास शर्मा जी अध्यक्ष थे कि भाई आपका टिकट तो लगभग फाइनल है। बाद में जब टिकट का टाइम आया तो मेरा टिकट काट दिया। जब 2014 में सरकार बन गई बीजेपी की, MLA बन गया बीजेपी का, और मेरे साथ जो आदमी लगे हुए थे, जो शुरू से मेरे साथ लगे हुए थे, मैंने उनको समझ लिया कि मैं उनका कुछ भला नहीं कर सकता, क्योंकि सरकार तो MLA से चलती है। भले ही मैं बीजेपी में रहा हूँ और बीजेपी में रहने के बाद ही मुझे पता था मैं कोई काम नहीं करवा सकता, क्योंकि MLA ही काम करवाता है। मैंने अपने जितने भी मित्र, अपने कार्यकर्ता, अपने दोस्त सबको बुला के मीटिंग करके मैंने उनको एक बात कही थी, कभी अब राज आ गया है बीजेपी का और MLA है बीजेपी का। आप जहाँ से, मैं अभी इस लायक नहीं हूँ कि मैं आपका किसी का कुछ काम करा सकूँ। जो आदमी को अपने, आप भी तो बीजेपी में ही थे। मैं वही बात बताऊंगा, उसी बात पे मैं आ रहा हूँ। मैं भी बीजेपी में था, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। मैंने उनको ये कहा कि भी मैं अब, क्योंकि हम इलेक्शन, हम बीजेपी में तो हैं, MLA दूसरा है, मगर ये नेचुरल है, स्वाभाविक है। जब भी कोई MLA रूलिंग का हो या वैसा हो तो वो किसी दूसरे को यूँ चाहता है कि भाई वही काम करे, दूसरा आगे ना आए। तो मैंने ये सबको बोल दिया था, मैं जिसको जहाँ से कोई काम निकलवाना हो आप निकलवा लें, क्योंकि मेरे पास अगर आओगे तो ये कहोगे तो जयपाल शर्मा का मोहर लग रही है और भी शायद तुम्हारे काम होते हो, वो काम शायद इसीलिए ना हो। मैं बीजेपी में जरूर रहा हूँ, काम आपको पता है MLA के भी नहीं। पर आपने तो अपना काम निकलवा लिया, जनता जाए भाड़ में। आपने माना कि जनता के काम नहीं हो रहे थे, पर आपने तो अपना काम निकाल लिया। आप मार्केटिंग चेयरमैन बने करनाल कमेटी के। ये बात बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल गलत है। निराधार? आप चेयरमैन नहीं बने? मैं बताऊंगा काम निकालने वाली बात है, मैं इसका जवाब दे दूं। आप पता कर सकते हैं, जब इसकी चेयरमैन का जो पहले दिया था वो रामकिशन रोड भाई को दिया था,
और उन्होंने इसको छोड़ दिया था। छोड़ने के बाद मेरे पास इनके जो प्रदेश महामंत्री थे वेदपाल जी आए थे। उन्होंने कहा था भी आपको कोई जिम्मेवारी दी जाए तो आप संभालोगे। मैंने कहा भाई कोई ढंग की जिम्मेवारी हो तो हम जरूर कर लेंगे, और नहीं तो ये जो मार्केट कमेटी वगैरह की हो तो ये नहीं मैं एक्सेप्ट करूँगा। तो वो बात सुन के चले गए। फिर कुछ दिन बाद मेरे पास जगमोहन आनंद जो उस वक्त के जिलाध्यक्ष थे, मेरे पास वो आए। यह बात आप कन्फर्म कर सकते हो, उनसे पूछ सकते आप गए थे कि नहीं। आप बने थे ना चेयरमैन, आपके पास कौन आया कौन गया, आपने तो चेयरमैन पद स्वीकार किया। देखिए एक सेकंड, देखिए ये नहीं होता। जब हम पार्टी में है ना कुछ थोड़ी सी रीति नीति उसकी नहीं मानी पड़ती है। मैंने जगमोहन आनंद जी को कहा भी मैं ये नहीं लेना चाहता और मैं ऐसे ही कार्यकर्ता के तौर पर ठीक हूँ, मगर उन्होंने कहा भी अगर आपको ऊपर से कोई फ़ोन आ गया, मगर ऊपर से फ़ोन हम पार्टी के कार्यकर्ता जो को हम तो ऑफिस में भी वो भी काम कर देंगे। तो कुछ दिनों के बाद मेरे पास सीएम साहब का खुद फ़ोन आया था। उन्होंने कहा भी हम आपको जिम्मेवारी दे रहे हैं। हमने कहा भी चलो जो आपका आदेश है वो तो सिर माता ना मैंने मांगी है और न ही मांगने की बात नहीं है, जो आप जनता की बात कर रहे हो कि जनता के काम नहीं होते थे, आपको दुख हुआ, लेकिन आपने तो स्वयं कुर्सी पे बैठ गए। नहीं, वो कुर्सी ठुकराई हुई कुर्सी मेरे पे थोपी गई थी। अच्छा। एक तो हाँ बिल्कुल थोपी गई थी, मैं इसको डंके की चोट पर कह सकता हूँ। मेरे उसमें लीस्ट इंटरेस्ट था, कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं जब क्योंकि जब पार्टी में सीएम हैं उनके आदेश की जो पालना करनी पड़ती है, आप इस बात की तसल्ली कर सकते हैं। मैं इसको चलिए फिर आपने बीजेपी क्यों छोड़ दी? हाँ अभी मैं बताता हूँ, क्योंकि बीजेपी मैंने छोड़ दी है। और बीजेपी में आप कह रहे हैं ना मैं क्या बात कहूँ, चलिए मैं वो अच्छी सी बात है, वो बात कहना नहीं चाहता। कहनी चाहिए अगर कहने की बात है। मैं अच्छी सी बात, अरे हमारे सीएम साहब का डीसी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी कोई वो नहीं रहा। जब मैं एक मेरे बेटे का छोटा सा लाइसेंस था आर्म का, मैंने कहा ये लाइसेंस बना दो। मैं पहले तो डीसी के चक्कर काटता रहा, फिर मैंने सीएम साहब से कहा, सीएम साहब ने डीसी को कहा, डीसी ने 3 महीने बाद फिर नहीं बढ़ाया। फिर मैंने उनको दोबारा सीएम साहब को कहा, फिर उन्होंने कहा अरे जब डीसी एडमिनिस्ट्रेशन, फिर मेरे को उसी दिन नफरत हुई। ये तो एक मैं क्या ह्यूमिलेशन थी। और मैंने 3 फरवरी 2022 को निश्चय कर लिया था मैं घर बैठ जाऊंगा जो मर्जी करूँ। कितने साल बीजेपी में रहे आप? मैं बीजेपी में 2009 से लेकर समझिए 22 तक 12, 13, 14 साल रहे होंगे। 12-14 साल आपने बीजेपी में निकाले, और जब अपने ही बेटे के आर्म की बात आई लाइसेंस की, तब आपने बीजेपी छोड़ी। जनता के ऊपर बीजेपी आपने नहीं छोड़ी। बेटे की बात नहीं, मैंने कहा डीसी एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना सीएम की बात नहीं माने। दुख इस बात है, लाइसेंस का दुख नहीं है, नहीं बना लाइसेंस बगैर क्या दिक्कत है, लाइसेंस की बात नहीं है। बात तो सिर्फ इस बात की है कि हमारे सीएम जो है उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में बात नहीं चलती, उनको मानती नहीं। जब एक आदमी डीसी को मान लिया, अब इतने वर्षों तक आपका घरोंडा में बिल्कुल भी एक दिन भी एंट्री नहीं हुई, क्या कारण था? नहीं एंट्री हुई है, मैं गाये बगाए आता रहा हूँ, ये बात ठीक है। मैंने पहले बताया, मैंने इसलिए नहीं गया आया कि भाई कुछ लोग हैं जो उन्होंने अपने काम करवाने थे और मेरी वजह से उनके काम ना बिगड़े। भाई कोई एमएलए ये ना सोचे कि भाई ये तो जयपाल शर्मा का आदमी इसलिए इसके काम नहीं हो रहे। मैंने इसलिए सबको बोल दिया था भाई आपके काम आप काम निकलवाइए, मैं आराम से कोई डिस्टर्ब नहीं करूँ। अब आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है? हाँ मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया है, और ये सोचकर ज्वाइन किया है कि भाई जहाँ केजरीवाल का मेरे ख्याल में जो एडमिनिस्ट्रेशन भी पकड़ है, और उनकी विकास जो उन्होंने एक दिल्ली के अंदर काम किए हैं, हेल्थ के ऊपर काम किया है, एजुकेशन के ऊपर काम किया है। दिल्ली के अंदर आज हर स्टेट का मैं सोचता हूँ डेफिसिट बजट होता है, घाटे का बजट होता है। दिल्ली एक ऐसी स्टेट है जब केजरीवाल जब से आया उनका बजट 7,000 करोड़ प्रॉफिट में। तो हमने समझ के सोच के भी ये काम करने वाला व्यक्ति है, और पंजाब में एक लहर के तौर पर साफ किया उन्होंने सभी पार्टियों को उनको। तो ये सोच के भी हमने भाई अच्छे आदमी का साथ देना चाहिए, हम इसलिए आम आदमी पार्टी में। जब आपने घरोंडा छोड़ दिया था एक बार, फिर घरोंडा की याद आ गई? मैंने छोड़ा बिल्कुल नहीं था, छोड़ा नहीं था मैं छोड़ा नहीं था, क्योंकि आज़ाद तो मैंने तैयारी नहीं कर रखी थी 2014 में या 2019 में। और जब मैंने आज़ाद की तैयारी नहीं थी तो मैंने इलेक्शन नहीं लड़ा। पहले प्लान में कितने वोट आपको मिले थे? पहले मैं अपनी पहली बात का जवाब दे दूं, जब इलेक्शन नहीं लड़ना था तो इसका मतलब ये थोड़ी अभी जो इलेक्शन लड़ेगा तो ही घरोंडा में है, जो इलेक्शन नहीं लड़ते उसका घरोंडा में अटैचमेंट रहती है, वो अलग बात है। इलेक्शन नहीं लड़ा या इलेक्शन नहीं लड़ते। अब 2000 में मैंने आज़ाद इलेक्शन लड़ा, जैसे आपने कहा पहला प्लान था मेरी सिर्फ 6 महीने पहले की मैंने थी। मैंने 2000 में 20,000 से ऊपर वोटें ली थी, उस टाइम दूसरे नंबर पर था। उस टाइम इनालो का और बीजेपी का समझौता। दूसरे प्लान में कितनी वोट? दूसरे प्लान में सिर्फ और सिर्फ मात्र 21 वोट से हारा, वो भी हराया गया हूँ। फर्जी वोटें डली हैं जो कि हमने कोर्ट में भी
साबित कर और दी। तीसरे प्लान में तीसरे प्लान में तो आपने पता है ना भाई, अम्बली का बकरा बने थे बीजेपी को। हमारे को लोगों ने कहा अभी आप किसी का टिकट लियो, हमने सोचा भाई बीजेपी का टिकट लेना है, कुछ हमारी होंगी कुछ उसकी होगी, शायद काम चल जाए। मगर मैं जब लेकर आया तो लोगों ने मेरे को एक बात कही कि भाई शर्मा जी, हमने वोट तो आपको देनी थी, फिर आप पार्टी गलत चुन ली। तो उस वक्त बस पार्टी गलत थी। कितनी वोट आई थी? उस टाइम 7,500 वोट आई थी सिर्फ, कुल मिला सारी वोटें खो दी थी। सारी वोटें खोई गई थी, आपको भी पता है। तो इसमें अब क्या प्लान है? अब क्या प्लान है? एक बार नई रणनीति के साथ आप घरोंडा विधानसभा में, मैं तो ये कहूँगा कि जीरो से शुरुआत कर रहे हो। बिल्कुल, मैं नए सिरे से नहीं हूँ, यहाँ मेरा ग्रुप पहले की तरह है, मैं लोगों में गया हूँ। अभी आया कि हमारी कार्यकर्ता सम्मेलन है, अनाज मंडी के गेट के साथ ही हमने बनाया है। मेरे को भी ये था शायद लोग भूल गए, मेरे को बड़ा सिर आंखों पर बैठा है और बहुत खुश हुआ है। मेरा पूरा का पूरा जो पहला ग्रुप था वो बिल्कुल मेरे साथ मिला है और मिल रहे हैं। और देखिए, हाँ जी, जनता साथ रहेगी, उम्मीद है। बिल्कुल जनता साथ रहेगी, 100% साथ तो रहेगी। जयपाल शर्मा को उम्मीद है कि जनता साथ रहेगी। हालांकि थोड़ा सा अतीत में चलते हैं, पहले चुनाव में 20,000 के लगभग जयपाल शर्मा ने मत हासिल किए थे। उसके बाद जब दूसरा चुनाव हुआ तो मात्र 21 वोटों से ये पिछड़ गए थे। लेकिन तीसरे चुनाव में जब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा तो केवल मात्र 7,500 वोटों में संतुष्टि करनी पड़ी। लेकिन 14 वर्ष तक ये लगातार भारतीय जनता पार्टी में रहे और अब जाकर के इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अलविदा बोल दिया है। एक बार फिर से अपनी पुरानी विधानसभा घरोंडा में जयपाल शर्मा सक्रिय हो गए हैं। अब देखना यह है कि जयपाल शर्मा को जिस तरह से यहाँ की जनता ने प्यार और दुलार दिया था, उसमें ये कितना सक्सेस हो पाते हैं। शेयर कीजिए और अपनी राय जरूर देते रहें।